देखिए यहाँ आज का चैप्टर है जैव प्रक्रम। तो जैव प्रक्रम वन लाइनर हम देखेंगे। वन लाइनर का यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम देखेंगे जैव प्रक्रम होता क्या है। वे सभी प्रक्रम जो शरीर के लिए अनुरक्षण का कार्य करते हैं वो जैव प्रक्रम कहलाता है। यहाँ पर वन लाइनर फैक्ट्स दिया गया है, तो चलिए देखते हैं। ऊर्जा एटीपी के रूप में संचरित होती है। जो ऊर्जा होती है वो एटीपी के रूप में संचरित होती है। दूसरा है पौधों में भी विभिन्न पोषक पदार्थ परिवहन के माध्यम से ही सभी कोशिकाओं में पहुंचाए जाते हैं। यानी जो पौधों में विभिन्न पोषक पदार्थ होते हैं वो परिवहन के माध्यम से ही उनके विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचा दिए जाते हैं। उसके बाद आता है सजीव प्राणियों के शरीर की मरम्मत तथा अनुरक्षण की आवश्यकता होती है। यानी जो सजीव होते हैं यानी मनुष्य और पेड़ पौधे, उन सभी के शरीर की समस्त जो संरचना होती है उनकी मरम्मत तथा अनुरक्षण की आवश्यकता होती है। उसके बाद आता है कि ऊर्जा के स्रोत को हम भोजन तथा शरीर के अंदर लेने के प्रक्रम को पोषण कहते हैं। यानी जो ऊर्जा होती है, ऊर्जा के स्रोत को हम भोजन तथा शरीर के अंदर लेने के प्रक्रम को पोषण कहते हैं। उसके बाद है शरीर के अंदर ऊर्जा के इन स्रोतों के विघटन या विनिर्माण की आवश्यकता होती है। यानी जो शरीर के अंदर ऊर्जा होती है को इन स्रोतों के विघटन या विनिर्माण की आवश्यकता होती है। शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा खाद्य स्रोत के विघटन में उसका उपयोग करना ही क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है। यानी जो शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना, शरीर के बाहर से क्या ग्रहण करना, ऑक्सीजन ग्रहण करना तथा खाद्य स्रोत के विघटन में उसका उपयोग करना। जो खाद्य स्रोत होता है उसके विघटन में स्रोत करना, उपयोग करना ही क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है। उसके बाद है कि भोजन एवं ऑक्सीजन का एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए वाहक तंत्र की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता हो, वाहक तंत्र की होती है। जो हमारे शरीर में भोजन होता है, ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में वाहक तंत्र की आवश्यकता होती है। उसके बाद है कि वह सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं वह जैव प्रक्रम कहलाता है। देखिए यहाँ पर अभी हमने जो बताया लिखा भी है कि वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं वह क्या कहलाता है, जैव प्रक्रम कहलाता है। उसके बाद है किसी जीव द्वारा पोषक पदार्थ को ग्रहण करना तथा उनका उपयोग करना ही पोषण कहलाता है। जो किसी जीव द्वारा पोषक पदार्थों को ग्रहण करना तथा उनका उपयोग करना ही पोषण कहलाता है। प्रोटीन्स जीव द्रव्य निर्माण करने वाला प्रमुख पदार्थ है। जो प्रोटीन्स जीव द्रव्य निर्माण करने वाला प्रमुख पदार्थ है। उसके बाद है विटामिन की कमी से अपूर्णता रोग होते हैं जिसे वृद्धि कारक भी कहते हैं। यानी जो विटामिन की कमी से अपूर्णता रोग होते हैं जिसे वृद्धि कारक भी कहते हैं। जल जीव द्रव्य का एक मुख्य भाग है। उसके बाद आता है पोषण। तो पोषण दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है स्वपोषी पोषण, एक होता है विषमपोषी पोषण। तो स्वपोषी पोषण होता है ऐसे जीव जो अपने भोजन को स्वयं बनाते हैं, उन्हें स्वपोषी जीव कहते हैं। नेक्स्ट है कि विषमपोषी जीव क्या होते हैं, ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं उन्हें विषमपोषी कहते हैं। जैसे मनुष्य अपना भोजन खुद नहीं बनाता है, दूसरे जीव से लेता है। और स्वपोषी जीव में पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा। उसके बाद आता है कोशिका में हरे रंग की बिंदु होती हैं। ये हरे बिंदु कोशिकांग हैं जिन्हें क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। जो पेड़ पौधों की पत्तियों में कोशिका में हरे रंग की बिंदु होती हैं, ये हरे बिंदु कोशिकांग होते हैं जिन्हें क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है। यानी जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है वह एक जैव रासायनिक अभिक्रिया है। तो अभिक्रिया है CO2 H2O यानी 6 रेशियो में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और 12 रेशियो में जल। सूर्य की प्रकाश द्वारा जब वो अपना भोजन बनाते हैं तो वो ग्लूकोज के रूप में बनाते हैं C6H12 और 6+6O2। और ऑक्सीजन जो होता है जल होता है
वायुमंडल में निकल जाता है। देखिए यहाँ एरो लगा है, ऑक्सीजन बाहर की ओर निकल जाता है और जल बचता है। 6 रेशियो में जल बच जाता है। उसके बाद है प्रकाश संश्लेषण, एक जटिल उष्मा शोषी उपचयी प्रक्रिया है। यह 2 चरणों में पूरा होता है। जो प्रकाश संश्लेषण की एक जटिल उष्मा शोषी उपचयी प्रक्रिया है, यानी प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वह जटिल भी है और उष्मा शोषी उपचयी प्रक्रिया कहते हैं इसको। यह 2 चरणों में पूरा होता है। एक तो होता है प्रकाश संश्लेषण यानी प्रकाश अपक्रिया, और दूसरा अप्रकाशित अपक्रिया होती है। तो प्रकाश संश्लेषण के 4 आवश्यक पदार्थ हैं, यानी जो प्रकाश संश्लेषण को पूरा करने के लिए 4 आवश्यक पदार्थ होते हैं। एक तो होता है सूर्य का प्रकाश, और दूसरा होता है पराबैंगनी, और तीसरा होता है कार्बन डाइऑक्साइड, और चौथा होता है कि जल अथवा पानी। यानी जो प्रकाश संश्लेषण जो पौधों में होता है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए सिर्फ 4 चीज़ें जरूरी हैं। एक तो होता है सूर्य का प्रकाश, दूसरा होता है पराबैंगनी, तीसरा होता है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, और जल तथा पानी। जल तथा पानी यानी जल एक ही है तो जल का होगा H2O। उसके बाद है प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश आवश्यक है। जो प्रकाश संश्लेषण की अपक्रिया होती है उसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है प्रकाश। उसके बाद है वायुमंडल में लगभग 0.03% CO2 पाई जाती है। यानी जो वायुमंडल हमारा है उसमें CO2 0.03% पाई जाती है। और पानी और जो चीनी का रासायनिक सूत्र होता है C12H22O11 होता है। जो चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C12H22O11 होता है। उसके बाद जंतुओं में पोषण के 5 चरण हैं। एक तो अंतःग्रहण चरण है, दूसरा है अवशोषण, तीसरा है पाचन, चौथा है स्वांगीकरण, पांचवा बहिक्षेपण या मल त्याग है। यहाँ पर है मल त्याग। पांचवा क्या है? बहिक्षेपण या मल त्याग है। अंतर्ग्रहण, इस प्रक्रिया में जीव अपने भोजन को शरीर के अंदर पहुंचाता है। इस प्रक्रिया में यानी इस प्रक्रिया जो होती है जीव अपने भोजन को शरीर के अंदर पहुंचाता है। दूसरा है पाचन, भोजन के अघुलनशील एवं जटिल पदार्थों को एंजाइम के द्वारा घुलनशील एवं सरल अवयव में परिवर्तित करने की प्रक्रिया पाचन कहलाती है। यानी जो पाचन है हमारा वो क्या है? भोजन के अघुलनशील, जो भोजन को अघुलनशील करता है एवं जटिल पदार्थों को एंजाइम के द्वारा, जटिल पदार्थ जो होते हैं एंजाइम के द्वारा घुलनशील एवं सरल अवयवी पदार्थों में परिवर्तित कर देता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं। मनुष्य में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। एक तो कृंतक होता है, दूसरा होता है रदनक, तीसरा होता है अग्रचौणक, और चौथा होता है चरणक। कृंतक में 4 पाए जाते हैं और रदनक में 2 पाए जाते हैं। अग्रचौणक में 4 होते हैं, चरणक में 6 होते हैं। आमाशय की लंबाई 25 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर और चौड़ाई 7 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर तक होती है। आंत, जो हमारी आंत होती है, छोटी आंत की नली की लंबाई 6 से 7 सेंटीमीटर लंबी होती है। छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? 6 से 7 सेंटीमीटर होती है। बड़ी आंत की लंबाई लगभग 1.5 मीटर होती है। बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है? 1.5 मीटर होती है। और छोटी आंत की लंबाई 6 से 7 मीटर लंबी होती है। यकृत का भार, तो यकृत का भार कितना होता है? 1.5 किलोग्राम होता है। यकृत का भार 1.5 किलोग्राम होता है। ऊर्जा का उत्पादन माइक्रोकांडिलिया के मैट्रिक्स एवं पाइरुविक अग्ल का ऑक्सीकरण NAD तथा FAD+ द्वारा होता है। उसके बाद है नेक्स्ट, वायु को फेफड़ों में भरना ही निःश्वसन कहलाता है। जो वायु को फेफड़ों में भरता है, यानी हम जब वायुमंडल से वायु को लेते हैं और फेफड़ों में ग्रहण करते हैं तो उसे निःश्वसन कहते हैं। फेफड़ों की वायु को बाहर करना, यानी फेफड़ों से जब वायुमंडल में ऑक्सीजन छोड़ते हैं उसे निःश्वसन कहलाता है। ऊर्जा भोज्य पदार्थों के ऑक्सीजन द्वारा प्राप्त होती है। जो ऊर्जा होती है भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण द्वारा प्राप्त होती है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर के अंदर लगभग 4.5 लीटर रुधिर रक्त होता है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर के अंदर कितना लीटर रुधिर होता है, यानी खून होता है? 4.5 लीटर होता है। रुधिर एक हल्के पीले रंग के द्रव प्लाज्मा तथा उसमें तैरती कोशिकाओं का बना होता है। रुधिर कणिकाओं 3 प्रकार की होती हैं।
एक तो होता है लाल रुधिर कणिकाएँ जिसे कहते हैं आरबीसी, एक होता है श्वेत रक्त कणिकाएँ जिसे कहते हैं डब्ल्यूबीसी, और होता है रुधिर प्लेटलेट्स जो होता है बीपी। रुधिर शरीर के टूटे फूटे ऊतकों तथा घावों आदि को ठीक करने का कार्य करता है। उसके बाद है नेक्स्ट, रुधिर परिवहन तंत्र के अलावा बंद वाहिनियों का एक अन्य परिसंचरण तंत्र होता है जिसे लसिका तंत्र कहते हैं। तो लसिका तंत्र क्या होता है? रुधिर परिवहन तंत्र के अलावा बंद वाहिनियों का एक अन्य परिसंचरण तंत्र होता है जिसे लसिका तंत्र कहते हैं। लसिका तंत्र पोषी पदार्थों जैसे हार्मोन्स आदि को कोशिकाओं तक पहुँचाने का कार्य करता है। जो लसिका तंत्र होता है वो क्या कार्य करता है? लसिका तंत्र पोषी पदार्थों को यानी पोषित पदार्थों को गैस और हार्मोन्स आदि की कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य करता है। पीलिया को कोशिकाओं का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। जो पीलिया होता है उसको कोशिकाओं का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। मनुष्य में दो प्रकार के परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। एक है रुधिर परिसंचरण तंत्र, दूसरा है लसिका परिसंचरण तंत्र। मनुष्य में रुधिर परिसंचरण तंत्र दो प्रकार के भागों में बांटा गया है। एक है हृदय, दूसरा है रुधिर वाहिनियाँ। रुधिर वाहिनियाँ मानव वृक्क सेम के बीज जैसा लगभग 10 सेंटीमीटर लंबा तथा 5 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। मानव वृक्क में दो भाग होते हैं, एक अंदर वाले भाग का मेडुला और दूसरे बाहर वाले भाग का कार्टेक्स कहते हैं। प्रत्येक नेफ्रॉन ब्रोमेंस संपुट तथा कोशिका गुच्छ का बना होता है। पेल्विस मूत्र नली से जुड़ी होती है। वृक्क नलिकाओं को छानने का कार्य करता है। वृक्क शरीर में जल की मात्रा को नियंत्रित करता है। एक स्वस्थ वयस्क में प्रतिदिन 180 लीटर आरंभिक निस्संद वृक्क में होता है। पोषण किसी जीव द्वारा पोषण पदार्थों को ग्रहण करना तथा उनका उपयोग करना ही पोषण कहलाता है। तो पोषण है किसी जीव द्वारा पोषक पदार्थों को ग्रहण करना तथा उनका उपयोग करना ही पोषण कहलाता है। उसके बाद है उत्सर्जन। उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप शरीर में उत्पन्न होने वाले पदार्थ को शरीर से निष्कासन उत्सर्जन कहलाता है। तो उत्सर्जन क्या है? उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप शरीर में उत्पन्न होने वाले वर्ज्य पदार्थों को शरीर से निष्कासन करना ही उत्सर्जन कहलाता है। उत्सर्जन के अंग कौन कौन से हैं? जो अंग उत्सर्जन पदार्थों को शरीर से बाहर निकालते हैं उसे उत्सर्जी अंग कहते हैं। उत्सर्जी अंग है आंत और नेफ्रॉन है। यकृत द्वारा उत्पन्न पदार्थों का उत्सर्जन करती है। और नेफ्रॉन क्या करता है? वृक्क की संरचनाओं एवं क्रियात्मक इकाई है। वृक्क क्या है?